स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और ये चैप्टर कितना मार्क्स में आएगा? 15 मार्क्स। ठीक है, 15 मार्क्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देते। जैसे मान लो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है कंपनी का, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन सर्टेन डेट। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल, सारा फिगर रुपीज इन लैक्स है। सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल है 200 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150 lakhs। उसके बाद इसके पास है पीएल का डेबिट बैलेंस, या फिर डिवेंचर्स लिख देते पहले। 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स 70 lakhs। 12% बैंक लोन 30 lakhs। क्रेडिटर्स 45 lakhs। एसेट साइड में सपोज लैंड एंड बिल्डिंग 300 lakhs है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 60 lakhs। थोड़ा बहुत स्टॉक भी है 20 लाख। डेटर्स 15 लाख। कैश 2 लाख। और रिमेनिंग निकाल लो पीएल डेबिट बैलेंस। बैलेंस शीट में निकाल लो कितना आएगा? 350, 420, 450, 495, 495, 360, 380, 395, 397। कितना आ रहा है? 98। 98 आ रहा है ना? चेक कर लो एक बार। 98 आ रहा है क्या? 350, 300, 420, 450, 495, 360, 380, 3 बचा वहाँ पे 98। पीएल का डेबिट बैलेंस आ रहा है 98। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट देख के हमको समझ में आ रहा है कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत वीक है। ठीक है, बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा नहीं है। जैसे देखो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा हेल्थ चेकअप करता है, और चेकअप करने के बाद वो देखता है कि हमारा जो पल्स, क्या बोलते हैं, पल्स मीटर से वो चेक करता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, थोड़ा कम बेसी है। क्लियर? हमारा हार्ट बीट चेक करता है, वो भी अगर उसको थोड़ा अजीब लगता है तो बता देता है कि हमारा बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम अगर समय रहते ठीक नहीं किया गया तो कल को दिया बुझ जाएगा, है ना? तो समय रहते दिया को जलाए रखना है। ऐसे ही ये बिजनेस के साथ भी हुआ है। ये बिजनेस देखो लॉस मेकिंग बिजनेस है। कैसे पता कोई कंसर्न लॉस मेकिंग है कि प्रॉफिट मेकिंग? अगर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होता ना तो इसका रिजर्व एंड सरप्लस होता। ठीक है, प्रॉफिट्स होता बिजनेस में। और ये बिजनेस देखो लॉस में चल रहा है, नेगेटिव पीएल है। पीएल का डेबिट बैलेंस है, फिक्टिशियस एसेट है, लॉस। अब ये लॉस को अगर समय रहते बिजनेस को इस लॉस से खत्म नहीं, इस लॉस को खत्म नहीं किया गया तो आने वाले समय में इतना लॉस होगा और ये बिजनेस डूब जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो आज एग्जांपल लेते हैं, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्या उसके प्लेन का इंजन में उड़ने का क्षमता नहीं था? ऐसा नहीं था, तो बिजनेस लॉस में चल रहा था। कैसे लॉस में चलता है बिजनेस? कैश का शॉर्टेज हो जाती है, सिर्फ 2 लाख रुपया कैश बचा हुआ है। ठीक है,
2 लाख रुपया कैश बचा हुआ, कैश है ही नहीं हमारे पास, हमारा लाइबिलिटी इतना सारा है, अभी ये लोग पैसा मांग लेगा तो पैसा नहीं दे पाएंगे इनको, ठीक है, कैश है ही नहीं हमारे पास, और फिर नौबत आ जाए कि हम लोग को अपना एसेट बेचना पड़ेगा, फिक्स एसेट बेच के पैसा चुकाना पड़ेगा, फिक्स एसेट बेचेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो इस बिजनेस, ये लॉस मेकिंग बिजनेस है, 98 लाख का लॉस अक्यूमुलेट हो रखा है। ये लॉस क्या एक ही बार में हुआ है? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लॉस होते गया बिजनेस में, ये लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया है, ये सिक कंपनी है, ठीक है, सिक हो गया बिजनेस, मतलब इसका फाइनेंशियल हेल्थ बहुत खराब है, इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो देखो, जब घर में कोई प्रॉब्लम आता है तो घर के लोग ही सब कोई मिलके उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, है ना। तो हम लोग घर के लोग सैक्रिफाइसेस करते हैं, अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस सबको ही करेगा। अब कोई सैक्रिफाइस करने को रेडी नहीं है तो घर नहीं बचेगा। वैसे करके यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी होल्डर्स को बोलेंगे, उन लोग के साथ मीटिंग करेंगे, उनको बोलेंगे कि आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा, ठीक है, सैक्रिफाइस करो, अपना अपना क्लेम है छोड़ दो, उस हिसाब से ये बिजनेस को हम लोग बचा सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि हमको अपना पूरा पैसा चाहिए तो कल को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये लोग भी सोचेगा कुछ नहीं मिलेगा, उससे अच्छा थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, वेट करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा हो जाए, वापस से फ्यूचर में इनकम अर्न कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स तुम्हारा 45 लाख बाकी है, तुम एक काम करो 60% क्लेम छोड़ दो, ठीक है, 40% तुमको हम बाद में दे देंगे, 60% क्लेम तुम अपना माफ कर दो। क्रेडिटर सोचेगा पूरा पैसा डूब जाएगा, अगर अभी सैक्रिफाइस नहीं किया पूरा पैसा डूब जाएगा, थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है, फ्यूचर में वेट करते हैं, फ्यूचर में और कमा लेंगे, ठीक है। 12% बैंक लोन, बैंक के साथ हम सेटलमेंट पे बैठे, देखो तो बिजनेस बंद होने वाला है, ठीक है, और ये कंपनी बिजनेस है, प्रोप्राइटर से रिकवरी नहीं हो पाएगा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, शेयर होल्डर से रिकवरी नहीं हो पाएगा। बैंक भी सोच रहा है इसके पास तो एसेट है ही नहीं, ठीक है, तुम सोचो जितना इसका एसेट है, स्टॉक है, ये सब है, इसका लॉस इतना ज़्यादा है, इसके बाद बेचने लायक यही सब एसेट तो है, अब इन सब एसेट से इतना रिकवरी नहीं हो पाएगा, लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। क्लियर? कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी होगा। तो बैंक ने भी बोला कि हम भी अपना क्लेम माफ कर देंगे, 2-3 साल का इंटरेस्ट माफ कर दिया बैंक, प्रिंसिपल में भी 2-3 लाख रुपए माफ कर दिया। क्लियर? तो लोग लाइबिलिटी होल्डर से क्या लेंगे, सैक्रिफाइसेस लेंगे, हमको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, सैक्रिफाइस, इन लोगों को बलिदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। आज बलिदान करेंगे, त्याग करेंगे तो कल को जाके फल अच्छा मिलेगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही करके इनको भी क्या करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा, हम लोग इनसे सैक्रिफाइसेस लेंगे। जब इनसे हम सैक्रिफाइसेस लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा लाइबिलिटी कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम हो जा रहा है तो ये बिजनेस के लिए गेन है कि लॉस है, गेन है। तो इनसे हम सैक्रिफाइसेस लेंगे। प्रेफरेंस होल्डर को बोलेंगे देखो प्रेफरेंस होल्डर तुम्हारा डिविडेंड बाकी है 4 साल से, तुम सब भूल जाओ, माफ कर दो, ठीक है तो माफ कर देते हैं। तो कैपिटल में भी 20 लाख रुपया माफ कर दो। इक्विटी शेयर को बोलेंगे तुम ज्यादा सैक्रिफाइस करो, तुम तो अपना घर का आदमी है, तुमको तो कम से कम 150 लाख सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, पर ठीक है हम 150 लाख सैक्रिफाइस कर देते हैं, 200 लाख में 50 लाख ही रह जाएगा, ठीक है। ये लोग सैक्रिफाइसेस क्यों ले रहे हैं, सैक्रिफाइसेस नहीं लेंगे तो बिजनेस को बचा नहीं पाएंगे। ये लोग अपना सैक्रिफाइसेस देगा, अब ये लोग ओरल प्रॉमिस करेगा तो नहीं चलेगा, ये मैटर कहाँ जाएगा, कोर्ट में, कोर्ट का उसमें अप्रूवल चाहिए, ये सारा मैटर्स तो हम कोर्ट में लेके जाएंगे, कल को मुकर गया तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इतना टीएमसी में हो सकता है, ठीक है, हमको इससे क्या लेना देना है, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पार्टी मेंबर्स, ठीक है। तो मान लो कोई भी इसमें हो सकता है, कोई दूसरा पार्टी में भी हो सकता है, मुकर गया तो हम क्या कर लेंगे फिर, इसलिए हम लोग इस सारा मैटर्स को कोर्ट पेपर में लिखवा लेंगे। कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जाने के लिए कोर्ट का अप्रूवल लेना जरूरी है। अगर कोर्ट का अप्रूवल नहीं लेंगे, ठीक है, कोर्ट जब तक अप्रूवल नहीं देगा तब तक हम लोग ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में नहीं जा सकते। अब ये हो गया बैकग्राउंड चैप्टर का। अब देखो सैक्रिफाइसेस लेंगे तो गेन आएगा, जितना ज़्यादा सैक्रिफाइस लेंगे उतना ज़्यादा गेन आएगा। जब जब इस चैप्टर में गेन आएगा उसको एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उस अकाउंट का नाम हम लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। जब जब इस चैप्टर में गेन होगा उस अकाउंट को एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट्स को स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसका नाम होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कोई कोई इसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोलता है, या तो बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये जो गेन आएगा, इस गेन से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लॉस दिख रहा है उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, लॉस को राइट ऑफ कर देंगे तो बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ वापस से थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और कहीं इतना ज्यादा हेल्थ अच्छा हो गया, ठीक है, कि प्रॉफिट एक्सेस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। जैसे मान लो एक बीमार आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 20 दिन बाद रिटर्न आया तो फिर उसका कपड़ा उसमें हो ही नहीं रहा है जितना भी था, ठीक है, इतना ज्यादा वो खा पी लिया, ठीक है, इसका मतलब वो गया था एकदम स्केलेटन बन के और रिटर्न आया तो एक भी कपड़ा नहीं हो रहा है, उसको समझ में आता, नया कपड़ा फिर खरीदना पड़ रहा है, मतलब उसका हेल्थ बहुत ज्यादा ही
अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया, सिंपल सा बात है, ठीक है, उसका हेल्थ इम्प्रूव हो गया है। तो अगर बहुत ज़्यादा ही गेन हो जाएगा, वो एक्सेस गेन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में हर कंपनी नहीं जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम है, इसमें कौन सा कंपनी जाएगा? जो लॉस मेकिंग बिजनेस है, ठीक है, वो लोग अपना फिनेंशियल हेल्थ को सुधारना चाहता है, बिजनेस को बचाना चाहता है, तो हम लोग सैक्रिफाइसेस लेंगे, ये जो लाइबिलिटी होल्डर है सब सैक्रिफाइसेस लेंगे, क्लियर, ये लोग सैक्रिफाइस करेगा, ये लोग सैक्रिफाइस करेगा तो कंपनी के पास गेन आएगा, उस गेन को हम लोग एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जब जब इस चैप्टर में गेन होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर देंगे, जब जब इस चैप्टर में कहीं लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देंगे, क्लियर। जैसे मान लो हम लोग ये पे जर्नल एंट्री समझते हैं, हमने प्लांट एंड मशीनरी जो कि ओवर वैल्यूड था, प्लांट एंड मशीनरी बस ओवर वैल्यूड, मतलब जितना वैल्यू दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, वो जरूरत से ज्यादा है। प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 12 लाख, 60 लाख दिख रहा है वैल्यू, इट वाज ओवर वैल्यूड बाय 12 लाख, तो उसको करेक्ट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। मोटा मोटा ये लोग प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ा रखा था, क्यों बढ़ाया था? लॉस को कम करने के लिए। एक्चुअली में जो लॉस का फिगर है ना वो 110 लाख था, ठीक है, ये लोग फालतू का प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू को बढ़ा दिया था लॉस को कम करने के लिए, मैनिपुलेशन किया था। मतलब ये जो कंपनी का बैलेंस शीट जो दिख रहा है ये रियल पिक्चर नहीं है, ये शेयर होल्डर लोग को बहकाने के लिए किया जाता है कि लोगों का विश्वास बना रहे। हो सकता है ये जो लैंड एंड बिल्डिंग 300 लाख दिख रहा है, ये 300 लाख नहीं था, ये 220 लाख था, 80 लाख का लॉस वहां पे एडजस्ट कर दिया। रियल डेबिट बैलेंस का जो लॉस था उसको इसमें चार्ज कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग को इन्फ्लेट कर दिया था, बढ़ा दिया था, करेक्ट वैल्यू पे नहीं है, उसको करेक्ट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? करेक्ट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एंट्रीज पास करना है। अब देखो जर्नल एंट्री पास करना दुनिया का सबसे इजी चीज होता है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है, एसेट को अगर इंक्रीज करना है तो एसेट को चैप्टर खत्म 50%, और अगर एसेट को डिक्रीज करना है तो एसेट को क्रेडिट। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट, 75% चैप्टर खत्म। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज हो गया, लॉस है। जब जब इस चैप्टर में लॉस होगा किसको डेबिट करेंगे? जब जब गेन होगा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। तो बैकग्राउंड क्या है कि एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, सैक्रिफाइसेस लेना है शेयर होल्डर से, लाइबिलिटी होल्डर से, डिवेंचर होल्डर से, बैंक से, क्रेडिटर से, सबसे सैक्रिफाइस लेंगे। ये लोग अग्री भी करेगा, कोर्ट से उनका अप्रूवल ले लेंगे, सिग्नेचर करवा लेंगे, ठीक है। सैक्रिफाइसेस के कारण गेन आएगा, उस गेन से हम लोग लॉस को एडजस्ट करेंगे और ये लॉस मेकिंग बिजनेस वापस से प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इसमें हमको करना क्या है? कुछ नहीं, हमको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना और बैलेंस शीट बनाना है। 15 मार्क्स का एग्जाम में कंफर्म आएगा, ठीक है। तो चैप्टर का हेडिंग दे देते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बुक निकालो, सबको एक बुक हमको दे देना। स्कॉलर में आ जाओ, पेज नंबर 590 पे आ जाओ। थोड़ा थ्योरेटिकल बात है, देख लेते फटाफट। 590 और नया बुक का अकॉर्डिंगली देख लेना। दिस इज यूनिट 6, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखो क्या लिखा है, बुक को सामने रखते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट मेड बाय द कंपनीज वेयर बाय द क्लेम्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का क्लेम, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर का कितना क्लेम है? 200 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कितना क्लेम है? 150 लाख। ये लोग पाएगा, बिजनेस को दे के रखा है। क्लेम ऑफ द शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज आर ऑल्टर्ड। ऑल्टर मतलब चेंज कर देते हैं या फिर रिड्यूस, उसको रिड्यूस कर देते हैं। सो दैट द अक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, आर रिटन ऑफ। एसेट्स आर वैल्यूड एट इट्स फेयर वैल्यू। एसेट को हम बेफालतू का बढ़ा के रखे तो उसको फेयर वैल्यू पे लेके आना है। फेयर वैल्यू मतलब जो करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। एंड द बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो सकता है ये ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने एसेट को इन्फ्लेट करके रखा था, लाइबिलिटीज को डिफ्लेट करके रखा था, लाइबिलिटीज को कम कर दिया था लॉस को कम करने के लिए, एसेट को बढ़ा दिया था लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे शो करेंगे? लॉसेस को राइट ऑफ कर देंगे। किससे? सैक्रिफाइस लेने के बाद, लाइबिलिटी होल्डर से सैक्रिफाइस लेने के बाद। तो सैक्रिफाइस लेने के बाद गेन आएगा, वो गेन कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। उस गेन को यूटिलाइज करेंगे लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है, जो ओवर वैल्यूड एसेट्स है उसको कम करने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट। फिर क्यों क्या लिखा है? फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ और ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इस चैप्टर का दूसरा नाम होता है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड अदर लायबिलिटीज। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या लिखा हुआ है?
वही सारा बात लिखा जो बताए हैं, कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ ठीक करना है, ठीक है, इसलिए हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जाते हैं। अब प्रोसीजर समझा दिया, नीचे देखो, द कंपनी मस्ट बी ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स, मतलब कंपनी का दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के आर्टिकल्स में पावर होना चाहिए कि वो कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जा सके, आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। दो तरह का रेजोल्यूशन होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये सारा थियोरेटिकल मैटर्स है, कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जा सकते हैं, ठीक है। कुछ बात जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, कॉपी में लिख लो, हेडिंग दे दो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी, डैश देख लिखो, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज contingent liabilities are those liabilities which is yet not materialized. Contingent liabilities are those liabilities which is yet not materialized, which is yet not materialized, which is yet not materialized, and will be treated as liability on the happening of some future event, on the happening of some future event। देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब समझते हैं। सबसे पहले कंटिंजेंट इवेंट का मतलब समझते हैं। कंटिंजेंट इवेंट आर दोज इवेंट्स विच डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। कंटिंजेंट इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जो फ्यूचर में किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। आज जैसे देखो, हम लोगों ने अपना मेडिक्लेम करवा रखा है, तो भाई मेडिक्लेम का पैसा तभी मिलेगा अगर हमारा हाथ पैर टूटेगा। हाथ पैर नहीं टूटेगा, पैसा नहीं मिलेगा। हाथ पैर टूटेगा तो वहां से क्लेम ले सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो जो चीज किसी चीज के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है, जैसे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, कंटिंजेंट इवेंट है, तो रिजल्ट दो तरह का हो सकता है, या तो इधर या तो उधर। तो किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। सही से पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा, नहीं तो फिर से होना पड़ता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, सप्ली बोलते हैं क्या उसको, अरियर पेपर सप्ली, ठीक है। तो कंटिंजेंट इवेंट वो इवेंट है जो किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। वैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो अभी मटेरियलाइज नहीं हुआ है, मतलब अभी वो लायबिलिटी नहीं है, अभी वो एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, बट फ्यूचर में वो लायबिलिटी बन सकता है, ठीक है। फुल स्टॉप देख लिखो, इट इज शोन एज फुटनोट, इट इज शोन एज फुटनोट टू द बैलेंस शीट। मतलब ये बैलेंस शीट में नहीं होता, ये बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाते हैं। It is shown as footnote to the balance sheet. It is shown as footnote to the balance sheet. Next line में लिखेंगे, the following two items, the following two items will be treated as, the following two items will be treated as contingent liability. The following two items will be treated as contingent liability for this chapter. The following two items will be treated as contingent liability for this chapter. For this chapter. Dash देख लिखो, point number 1. Point number 1. Arrear, ARREAR, arrear preference dividend. Arrear preference dividend. Arrear preference dividend. Point number 2. Point number 2. Capital commitments. Capital commitments. Capital commitments. Capital commitment. देखो, arrear का मतलब क्या होता है? बाकी। प्रेफरेंस डिविडेंड जो पीछे के सालों का बाकी रह गया है,
ठीक है, दो तरह का प्रेफरेंस शेयर्स होता है, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव, और भी बहुत तरह का होता है, अभी उतना डिस्कस नहीं करते हैं। क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका पीछे के साल का बाकी का डिविडेंड एक साथ जब कंपनी का प्रॉफिट होगा उस साल मिल जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसके पीछे के सालों का अरियर डिविडेंड रिकवरी नहीं होगा। किसी साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो उस साल का डिविडेंड अब जिंदगी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो अरियर डिविडेंड होता है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। भाई फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तब जाके अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाएगा, अब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कैपिटल कमिटमेंट क्या होता है? देखना, बहुत बार ऐसा हम लोगों ने सुन रखा होगा कि हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन हम 2 साल तक छोड़ नहीं सकते। अगर 2 साल के पहले हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को ड्रॉप किया तो हमको उस ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल कमिटमेंट। तो हमारा तुम्हारे साथ एग्रीमेंट हुआ है, अग्रीमेंट ना तुम ब्रेक कर सकते हो ना हम, जो एग्रीमेंट ब्रेक करेगा उसको रुपया देना पड़ेगा। कैपिटल कमिटमेंट, तो एग्रीमेंट टूटेगा तब तो रुपया देंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो अभी लायबिलिटी नहीं है बट फ्यूचर में जाके किसी चीज के होने या ना होने पे लायबिलिटी बन सकता है, मटेरियलाइज हो सकता है। तो हमारा इस चैप्टर के लिए 2 कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अब कॉपी में हेडिंग दे दो, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, कॉपी के बीच में हेडिंग दे देना, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, उससे 2 एरो निकाल लेंगे। ब्रैकेट में लिख लेना अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी ब्रैकेट में अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज ज्यादातर सब में क्या होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाम में अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड ही दिया रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी ब्रैकेट में लिख लेना अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उससे 2 एरो निकालेंगे। देखो 2 ही चीज हो सकता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर अराइज करता है या तो वो लोग खुद वेव ऑफ कर देगा, माफ कर देगा, बोलेगा पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, पीछे के सालों का बाकी पैसा नहीं लेंगे, या तो लोग सेटलमेंट पे आएगा, ठीक है, बोलेगा 50,000 था, ठीक है 40,000 दे दो, 10,000 माफ कर देते हैं। तो लिख दो इफ वेव्ड ऑफ, पहला एरो में लिखो इफ वेव्ड ऑफ, इफ वेव्ड ऑफ, नीचे एरो देके लिखेंगे नो एंट्री, नीचे एरो देके लिखेंगे नो एंट्री, नीचे एरो देके लिखेंगे नो एंट्री, इफ वेव्ड ऑफ उसके नीचे एरो देके नो एंट्री। क्वेश्चन ये आता है क्यों नो एंट्री? देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी तो कभी लायबिलिटी था ही नहीं, तो रिकॉर्डेड ही नहीं था, उसका जन्म ही नहीं हुआ था, तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसका मृत्यु भी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में उपदेश देके गए हैं, आत्मा तो अमर है कि नहीं, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसका मृत्यु नहीं हो सकता है। क्लियर? हमारा सनातन धर्म में ये चीज है, फॉलो हम सबको फॉलो करना पड़ेगा, सनातन धर्म से ही सब चीज आया है, तो ये भी उसी से आया है। क्लियर? नहीं, ये फैक्ट है, इसमें हंसने कुछ नहीं है, अगर हम लोग फॉलो करें तो सबसे पुराना वही है, तो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं जाते हैं, छोड़ो। इफ वेव्ड ऑफ, अगर वेव ऑफ कर दिया गया, वेव ऑफ कर दिया गया मतलब अगर वो लोग माफ कर दिया तो कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों कोई एंट्री नहीं होगा? क्योंकि तो जिंदा ही नहीं था ना, तो जो जिंदा नहीं है उसको कैंसिल कैसे करें एंट्री करके? वो जिंदा होता तब उसको एंट्री करके मारते, तो कोई एंट्री नहीं होगा। इफ सेटल्ड, इफ सेटल्ड मतलब सेटलमेंट मतलब कुछ कम बेसी देखिए अगर सेटलमेंट हो रहा है तो एंट्री लिखेंगे। सेटलमेंट मतलब हम लोग या तो उसको कैश दे रहे हैं, या तो उसको चेक से पेमेंट करें, या तो उसको शेयर्स दे रहे हैं, कुछ एक दे रहे हैं, तो एंट्री लिखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंसीडरेशन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंसीडरेशन। अब ये कंसीडरेशन क्या हो सकता है? ये कंसीडरेशन क्वेश्चन खुद बता देगा, वो कैश भी हो सकता है, बैंक के थ्रू चेक से पेमेंट हो सकता है, ठीक है, शेयर्स के थ्रू भी हो सकता है। क्लियर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंसीडरेशन। क्लियर? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहता है सम्स में, अगर वेव ऑफ करेगा तो कोई एंट्री नहीं होगा, रीजन वो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी था ही नहीं, ठीक है, और अगर उसको सेटलमेंट करते हैं तो ये एंट्री बनता है। फिर कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को चैप्टर समझ में आए। हेडिंग दे देना जर्नल, हेडिंग दे देना जर्नल। नंबर 1 हेडिंग दे देना फॉर रिडक्शन
फॉर रिडक्शन इन पेड अप for reduction in paid up share capital, for reduction in paid up share capital. अगर पेड अप शेयर कैपिटल को हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, नाउ शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, सपोज पेड अप शेयर कैपिटल 100 रुपया था फुल्ली पेड अप, उसको रिड्यूस करके 75 पे लाना है, 100 को रिड्यूस करके 75 पे लाना है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 100 रुपया फुल्ली पेड अप था, उसको 75 पे लाना है, 100 से गिराएंगे 75 पे अटकेंगे, तो कितना से वैल्यू गिर गया, 25 से। ये से वाला अकाउंट है, से वाला अकाउंट, जितना से वैल्यू गिरेगा या जितना से वैल्यू बढ़ेगा उतना से कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट जाएगा। से दैट अगेन, जितना से वैल्यू बढ़ेगा, जितना से वैल्यू गिरेगा उतना से अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। तो सोचो कोई भी शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसका पेड अप गिर रहा है, कैपिटल कम हो जा रहा है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल कम हो जा रहा है, तो कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे, कैपिटल कम हो जाएगा तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे। एंट्री लिख दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन। कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो गया, कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो गया, गेन हो रहा है, जब जब इस चैप्टर में गेन होगा तब तक कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया एंट्री नंबर 1। अब एंट्री नंबर 2, फॉर रिडक्शन इन फेस वैल्यू। एक होता है पेड अप, एक होता है फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू ही कम हो जाए, मान लो 100 रुपया फेस वैल्यू था, अब फेस वैल्यू 50 रह गया, ठीक है, तो फेस वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो उस केस में एंट्री कैसे होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुराना वाला वैल्यू पूरा खत्म, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो ओल्ड, ये ओल्ड और न्यू क्या है ये सम्स करते समय समझ में आ जाएगा, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे न्यू, ओल्ड वाला को खत्म, न्यू वाला को रेज, और जो बच गया वो कैपिटल रिडक्शन। जो बच गया वो कैपिटल रिडक्शन। 2 एंट्री हो गया, डन। नेक्स्ट, थर्ड, for reduction in value of liabilities and increase in value of assets। अगर लाइबिलिटीज का वैल्यू कम हो जाए या फिर एसेट का वैल्यू बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, लाइबिलिटीज कम हो जा रहे हैं वहां पे भी गेन है, एसेट बढ़ गया वहां पे भी गेन है, ठीक है, एसेट बढ़ गया वहां पे भी गेन है। अब क्वेश्चन मन में डाउट आ रहा है कि लॉस मेकिंग कंपनी का एसेट कैसे बढ़ गया, तो वो लोग अंडर वैल्यू करके रखा था, अकाउंटिंग गलत सलत करके रखा था, एसेट अंडर वैल्यू था, जब चेक किया तो उसको करेक्ट वैल्यू पे लाया, वैल्यू बढ़ गया, क्लियर। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो गया एसेट अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गया तो लाइबिलिटीज को डिक्रीज करने के लिए डेबिट कर देंगे। 2 कैपिटल रिडक्शन, बिकॉज दोनों के कारण ही गेन हो रहा है, 2 कैपिटल रिडक्शन, क्लियर। पॉइंट नंबर 4,
फॉर रिडक्शन, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, फॉर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स and increase in value of liabilities, for reduction in value of assets and increase in value of liabilities. assets कम हो गया लॉस है, लाइबिलिटी अचानक से बढ़ गया तो भी लॉस है, तो लॉस होगा तो इस चैप्टर में कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, capital reduction account debit to assets account to liabilities account, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट हो गया तक। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई ओवर वैल्यूड एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट है, तो उसको हमेशा राइट ऑफ करना है। जैसे लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, फॉर बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन, फॉर बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट utilized to write off fictitious assets and other overvalued assets, for balance in capital reduction account utilized to write off fictitious assets and other overvalued assets। कोई भी अगर overvalued asset है, ऐसा एसेट जिसका वैल्यू बढ़ा के दिखाया गया है, कोई भी fictitious asset है मतलब लॉस है बिजनेस का, ठीक है, उसको हमको राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। एंट्री लिख लेंगे, कैपिटल रिडक्शन में जो भी गेन अक्यूमुलेट होगा उसका क्रेडिट बैलेंस है, उसको यूटिलाइज कर लेंगे तो उसको खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए गेन का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट बैलेंस खत्म करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे। एंट्री लिख दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट, जितना भी फिक्टिशियस एसेट होगा सबको क्रेडिट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, चाहे समय बताए चाहे ना बताए, ठीक है, सम को बोलने का दरकार नहीं है, जो भी फिक्टिशियस एसेट होगा उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। टू गुडविल, इस चैप्टर में हम लोग को गुडविल से बहुत दिक्कत है, गुडविल से बहुत दिक्कत है। देखो पेटेंट्स और गुडविल सेम नेचर का है, दोनों इंटेंजिबल है, बट पेटेंट से हमको दिक्कत नहीं है, ट्रेडमार्क से भी दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ गुडविल है, चाहे सब में बताए चाहे ना बताए, गुडविल को हमेशा राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, जो बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। टू ओवर वैल्यूड एसेट्स, कोई भी अगर ओवर वैल्यूड एसेट है, कोई भी ऐसा एसेट है जो ओवर वैल्यूड है, तो उसको भी करेक्ट वैल्यू पे लाने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। टू लाइबिलिटीज, अगर कोई लाइबिलिटी नया से रिकॉर्ड होगा तो उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बैलेंस बच जाता है तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में अगर बैलेंस बच जाएगा तो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। और अगर शॉर्टफॉल हो गया, बैलेंस कम पड़ गया, तो किसको डेबिट कर देंगे, गुडविल को, ठीक है। अगर कैपिटल रिडक्शन में एक्सेस बैलेंस बचेगा रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद, तो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, जिससे कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा हो गया, लॉस मेकिंग बिजनेस अभी प्रॉफिट में आ गया। और अगर मान लो तब भी थोड़ा सा अभी भी कमी रह गया, शॉर्टफॉल, उसके लिए किसको डेबिट कर देंगे, गुडविल को डेबिट कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक एंट्रीज है, ठीक है। ये नहीं रहा तो नहीं करेंगे, ये गुडविल नहीं रहा तो उससे मतलब नहीं है, ये तो पुराना गुडविल है, मतलब शॉर्टफॉल आया सबको खत्म करने के बाद तो गुडविल डेबिट कर देंगे, ठीक है।
क्लियर। तो ऐसा नहीं कि खाली इतना ही एंट्री है, ये बस एक इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव मतलब फॉर्मेट है कि ऐसा 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 एंट्री हो सकता है। एंट्री तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो चैप्टर करते करते हम लोग को समझ में आएगा। क्लियर। तो और हम लोग क्या करेंगे, और हाफ पेज का जगह छोड़ के रखो या फिर और एक पेज का जगह छोड़ के रखो। हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1, ठीक है, हाफ पेज या एक पेज का जगह छोड़ के रखो, स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1। मतलब सम नंबर 1 बोलने का मतलब है स्टार्ट करेंगे सम नंबर 3 के साथ, पेज नंबर 594, मतलब हम लोग का प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। पेज नंबर 594, सम नंबर 3, एकनाथ एंड कंपनी, एकनाथ एंड को, ठीक है, सम नंबर 3। तो क्वेश्चन में लोग देख पा रहे हैं पेज नंबर 594 है, स्कॉलर में पेज नंबर 594, सम नंबर है 3, एकनाथ एंड को। ये एक्चुअली में नाम के अकॉर्डिंग तो ये कंपनी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग को करना पड़ेगा, बुक में दिया है। सो एकनाथ एंड को का एक बैलेंस शीट दिया है हमको, हमेशा क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारा गड़बड़ी रहेगा, उस गड़बड़ी को हम लोग को ठीक करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिख रहा है, तुम देखो शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल दिया हुआ है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 70,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, 7 लाख रुपया। 5,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख रुपया। तो ये पेड अप कैपिटल है, फुल्ली पेड अप। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो डेबिट बैलेंस दिख रहा है 5.5 लाख। कैसे दिख रहा है उसका नोट नंबर 2 देखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट दिख रहा है 4,50,000, डेफर्ड एडवर्टाइजिंग दिख रहा है 1 लाख। ये दोनों को कर्ली ब्रैकेट करके लिख लो, फिक्टिशियस एसेट, लॉस है बिजनेस का, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, ठीक है, बिजनेस के लिए फिक्टिशियस एसेट। और चाहे इसके बारे में सब में बताए चाहे ना बताए, इसको एंड में, एकदम एंड में राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये बिजनेस के लिए लॉसेस है, झूठा मोटा एसेट है, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। फिर क्या दिया है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 6% डिवेंचर्स दिख रहा है 4 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स दिख रहा है, अदर करंट लायबिलिटीज में अक्रूड इंटरेस्ट दिख रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टैंजिबल एसेट्स दिया है, जिसका नोट बना के दिया हुआ है, लैंड और प्लांट इसमें दिया हुआ है। इनटैंजिबल एसेट्स में पेटेंट दिया और गुडविल दिया हुआ है, तो गुडविल को भी स्माइली बना लो वहां पे। गुडविल को चाहे सब में बताए चाहे ना बताए, गुडविल से हम लोग को हमेशा दिक्कत है इस चैप्टर में, उसको खत्म कर देंगे। गुडविल कैसे बनता है, गुडविल बनाने के लिए, बिजनेस का गुडविल बनाने के लिए सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, रातों रात कोई बिजनेस का गुडविल नहीं बनता, ठीक है। तो ब्रांड नेम बनाने के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। 2 तरह का गुडविल होता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेज गुडविल, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है। किसी ने हंस हंस के अपना कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, शुभम को देखो दिन रात हंसते रहता है और सारा कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, स्पेशली मतलब, ठीक है। तो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया ऐसे करके, तो ये हंसने में कोई पैसा लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रॉपर तरह से एकदम एकदम अपना कस्टमर्स को वेल ट्रीट करता है, एकदम दिवाली में एकदम भर भर के ग्रीटिंग भेजता है, हैप्पी दिवाली, ठीक है, बोलता है मेरा धन दौलत भी आपको मिल जाए, ठीक है, बाकी आपका पूरा जितना खानदान है उसका धन दौलत हमको मिल जाए, ठीक है, मतलब 10 देगा 100 लेगा, ऐसा हिसाब है, ठीक है सर। ये क्या गुडविल फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है। तो गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, बट बिजनेस का गुडविल बनाने में
सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं ना, सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल क्या होता है? सपोज शुभम ने स्पेंसर बिजनेस को टेक ओवर करने की कोशिश की है, ठीक है, बोल रहा है आपका बिजनेस का वैल्यू कितना है, बोल रहा है 100 लाख, बोला 110 लाख दे रहा है, अभी छोड़ो, ठीक है, 10 लाख ज्यादा दे रहे हैं। 10 लाख क्यों दे रहे हैं? ब्रांड नेम के लिए। बना बना ब्रांड नेम इसको रातों रात मिल रहा है, भाई ओनर ही तो चेंज हो रहा है, स्पेंसर का नाम तो स्पेंसर ही रहेगा, ठीक है ना, वो नाम चेंज कर देगा, उसको बना बना बिजनेस मिल रहा है, डे 1 से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, 10 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा दे रहा है उसके लिए, ब्रांड नेम। तो गुडविल देखा जाए तो एक तरह से खालीपन है, लॉस है, ठीक है, उसको खत्म कर देंगे। क्लियर? और क्या दिया हुआ है? और हम लोग को दिख रहा है कि देखो इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवर्स है, कैश क्यों नहीं है? अरे लॉस मेकिंग बिजनेस है, कैश इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है बिजनेस स्टडीज का, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था एक तो बिजनेस स्टडीज, क्लास 11-12 में, है कि नहीं? सबको बहुत अच्छा लगता था वो सब्जेक्ट, ठीक है, पढ़ने का बहुत ज्यादा मन करता था। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था कैश इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। जब तक हमारे बॉडी में ब्लड है हमारा बॉडी चलता रहता है, वैसे जब तक बिजनेस में कैश है तब तक बिजनेस चलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे कैश है ही नहीं, कैसे होगा कैश? लॉस मेकिंग बिजनेस है। द कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन सब एक ही चीज है, टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, वेयर बाई, जिसमें लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिटन डाउन टू ₹75। 100 रुपया से वैल्यू को गिरा के 75 कर देना है, जो वैल्यू 100 रुपया था उसको गिरा के 75 कर देना है, ठीक है। तो रिडक्शन कितना से हो रहा है? 25। और इक्विटी शेयर का वैल्यू को 10 रुपया से गिरा के बोल रहा है 1 रुपया कर देने, तो रिडक्शन कितना से हो रहा है? 9 रुपया। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस आएगा। फिर लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन अरियर फॉर 4 इयर्स, पीछे के 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर है। और देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका अरियर डिविडेंड कंपनी को पे करना पड़ेगा जब भी प्रॉफिट होगा। तो 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया है, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड वो लोग हिंट में दिया है। देखो हिंट चेक करो, क्या लिखा है? इट इज अज्यूम्ड दैट द रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तब तो हिंट नहीं दिया होगा, तो वहां पे हम लोग को बुद्धि लगा के कुछ ना एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ डिविडेंड अज्यूम करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। जनरली 10%, क्योंकि ना कम ना ज्यादा, कोई बोले 90%, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। कोई बोले 1%, ये भी नहीं चलेगा, 10% स्टैंडर्ड, ठीक है। समझ कैसे बनेगा फिर? वही तो क्वेश्चन में ट्रिक है ना। यहाँ बोल दिया है अज्यूम कर लेना है 10%। तो क्या बोल रहा है? प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन अरियर फॉर 4 इयर्स, 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर है, नीचे बोल दिया 10% रेट ऑफ डिविडेंड है। हम लोग चेक कर पा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपया है, तो 5 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10% रेट ऑफ डिविडेंड है, 4 साल। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर चलाएंगे तो ये फिगर आ रहा है 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, 4 सालों का अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। क्या लिखा है? इट वाज डिसाइडेड टू वेव ऑफ 3/4 वेव ऑफ कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो 3/4 वेव ऑफ हो जाएगा उसका कोई एंट्री नहीं होगा। रीजन वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं था, जो बैलेंस शीट में नहीं है वो रिकॉर्डेड नहीं है, जो रिकॉर्डेड नहीं है उसको खत्म भी नहीं कर सकते। क्लियर? 3/4 बैलेंस 1/4 कितना होगा? 3/4 तो 1.5 लाख रुपया होगा, जिसका कोई एंट्री करना नहीं है। और बैलेंस जो 1/4 है 50,000, इसके बदले वो लोग बोल रहे हैं हमको शेयर्स दे दो, इक्विटी शेयर्स। और पहला पॉइंट के बाद अभी सारा इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 रुपया है कि 1 रुपया है? 1 रुपया है। तो 50,000 रुपया का कंसिडरेशन हमको सेटलमेंट करना है, और एक एक शेयर 1 रुपया का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना पड़ेगा? 50,000। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि लायबिलिटी है, देखो अदर करंट लायबिलिटीज में दिख रहा होगा 24,000 दिख रहा है ना, उसको पे ऑफ कर देना इन कैश। लायबिलिटी को जब हम लोग पेमेंट कर देंगे, पहले बताओ ये रिकॉर्डेड लायबिलिटी है कि अनरिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसका जन्म हुआ था तो इसको मार के खत्म भी कर देंगे। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का क्रेडिट बैलेंस पेमेंट कर देंगे, खत्म हो जाएगा, तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट कर देंगे तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। क्लियर? कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। अदर करंट लायबिलिटीज देखो दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड फॉर 1 लाख। इन्वेस्टमेंट था कितने का? 60,000 दिख रहा है। 60,000 का इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? इन्वेस्टमेंट था 60 लाख का, 60,000 का, 60,000 का इन्वेस्टमेंट हमको मिल रहा है सेल प्रोसीड, सेल करके 1 लाख रुपया।
तो इसका जर्नल क्या होगा, सोचो। कैश कितना आ रहा है बिजनेस में, 1,00,000 रुपया, है कि नहीं। कैश कितना आ रहा है, 1,00,000 रुपया। तो एसेट बेच के पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1,00,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट चला गया, एसेट चला गया, तो एसेट को क्रेडिट कितना, 60,000। और जब जब इस चैप्टर में गेन होगा तब तब कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर देंगे। फिर कुछ लायबिलिटी हम लोग को रिकॉर्ड करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करना है, एंट्रीज पास कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, हम हेडिंग दे देते हैं, इन द बुक्स ऑफ एकनाथ एंड कंपनी जर्नल। इन द बुक्स ऑफ एकनाथ एंड कंपनी जर्नल। डेट, particulars, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। क्लियर। तो सबसे पहला एंट्री क्या बनेगा, देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था कितने का, 100 रुपया का था। अभी उसको राइट डाउन करके कितना पे लाना है, 75 ईच। पहले वो था 100 रुपया ईच, अब वो हो जाएगा 75 ईच। क्लियर। तो एंट्री देखो कैसे होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, पहले इसका वैल्यू 100 रुपया था, तो एंट्री कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रेज करने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब ध्यान से देखो, ऐसा एंट्री कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। ये तो वही एंट्री हो गया, राम टू राम, कैश टू कैश, फर्नीचर टू फर्नीचर। तो इस एंट्री को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, इसको नॉर्मल एंट्री बनाने के लिए हम लोग को वैल्यू बीच में लिखना ही पड़ेगा। पुराना वाला डेबिट, नया वाला क्रेडिट, ठीक है। और कैपिटल रिडक्शन। अब एक चीज नोटिस करो, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पहले जितना था अभी भी उतना ही है। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पहले भी 5,000 था, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे 100 रुपया करके कितना होता है, 5 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अभी भी 5,000 है, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे 75 रुपया का कितना होगा, 3,75,000। और 25 रुपया करके हो जाएगा 1,25,000। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री नरेशन लिखेंगे। देखो, इस चैप्टर में आगे चल के हम लोग देखेंगे 3 चीज होगा। एक होता है कन्वर्जन, एक होता है सब डिवीजन, एक होता है कंसोलिडेशन। सब डिवीजन में क्या होता है, सब डिवीजन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग बिखेर दे रहे हैं, ठीक है, उसको फैला दे रहे हैं, सब डिवाइड कर दे रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वैल्यू पर शेयर कम हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास 10,000 शेयर्स था, 10 रुपया करके, 1 लाख का कैपिटल था, ठीक है। 10,000 शेयर्स था, 10 रुपया करके 1 लाख का कैपिटल था। कैपिटल अभी भी 1 लाख है, बट नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 की जगह 1 लाख हो गया है, 10 गुना बढ़ गया। 10,000 की जगह 1 लाख हो गया है, 10 गुना जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ गया है। तो वैल्यू पर शेयर भी 10 गुना कम हो जाएगा। 10 रुपया था, अब 1 रुपया हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है और वैल्यू पर शेयर कम हो जाता है, इसको बोलते हैं सब डिवीजन। दूसरा होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होगा, बिखरा हुआ चीजों को एक जगह समेटना, एकत्रित करना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। जो चीज बिखरा हुआ है उसको हम लोग जब एक जगह समेटते हैं, जैसे देखो पूरा सेमेस्टर 4.5 महीने तुम्हारा सिलेबस बिखरा हुआ रहता है, सब डिवीजन, तुम उसका आखिरी का 15 दिन में समेट लेते हो, पता नहीं कैसे करके, हम तो नहीं कर पाते। कंसोलिडेशन मतलब स्टूडेंट लोग में ना एक अलग ही शक्ति है जो मेरे अंदर नहीं है, भगवान ऐसा क्यों नहीं दिया हमको, ठीक है। आपने भी कभी था? नहीं, मेरे में कभी नहीं था, हम हमेशा पूरा, मेरे में एक अलग डर था, हम डर से पढ़ते थे। कंसोलिडेशन,
ठीक है, तो कंसोलिडेट कर लेना मतलब चीजों को एक जगह एकत्रित कर लेना। जब हम चीजों को एक जगह एकत्रित कर लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे बिखरा हुआ था ज्यादा लग रहा था, जहां से समेट दिए कम लग रहा है, कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाता है। जैसे कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा, वैल्यू पर शेयर बढ़ जाएगा। तो तुम देखो यहाँ पे ना कंसोलिडेशन हो रहा है ना सब डिविजन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब नंबर ऑफ शेयर जितना पहले था अभी भी उतना है, नंबर ऑफ शेयर जितना पहले था अभी भी उतना है। ठीक है, तो 5000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके था, 5000 प्रेफरेंस शेयर अब 75 करके है। तो नरेशन में लिखो कन्वर्जन ऑफ 5000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ 5000 प्रेफरेंस शेयर्स, 5000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each fully paid up, of ₹100 each fully paid up into same number of preference shares at the rate ₹75 each as per resolution in general meeting, as per resolution in general meeting number ... dated ... इश्यू ऑफ शेयर्स में बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्योंकि शेयर होल्डर लोग का मैटर है तो जनरल मीटिंग होता है, शेयर होल्डर्स मीटिंग, जनरल मीटिंग, ठीक है। एज पर रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग नंबर ... डेटेड ... ये हो गया हम लोग का पहला एंट्री। अब दूसरा एंट्री क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है 10 का, 10 से गिरा है कि उसका वैल्यू कितना कर देना है 1, तो वैल्यू कितना से गिर गया 9 रुपया से। तो पुराना वाला कैपिटल को पहले खत्म कर देंगे, तो पुराना वाला कैपिटल को खत्म करने के लिए पुराना वाला कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो लिख देंगे एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल को खत्म करना है तो कैपिटल को डेबिट, ब्रैकेट में जरूर लिख देंगे ₹10। नया वाला इक्विटी शेयर कैपिटल को रेस कर देंगे 1 रुपया से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 और रिमेनिंग हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन। अब तुम देखो 7 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था, नंबर ऑफ शेयर 70,000 था, अभी 1 रुपया करके वैल्यू हो गया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल नया वाला 70,000 रहेगा और कैपिटल रिडक्शन में जाएगा 6,30,000। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सब डिविजन कंसोलिडेशन की कन्वर्जन। तो नरेशन खुद से लिख लो, कन्वर्जन ऑफ 70,000 equity shares at the rate ₹100 each, 10 each, at the rate ₹10 each, into same number of equity shares, of ₹1 each, into same number of equity shares of ₹1 each as per resolution in general meeting,
नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट 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 एज पर रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। ये हो गया फर्स्ट दो एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखो क्या लिखा है, अर्लियर प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 4 years, प्रेफरेंस डिविडेंड वाज अर्लियर फॉर 4 years। एक साल का रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया है 10%। तो अगर 10% रेट ऑफ डिविडेंड है, 5 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो एक साल का डिविडेंड कितना बनता है 50,000, और 4 साल का डिविडेंड कितना बन जाएगा 2 लाख। ठीक है, इस 2 लाख में से 3/4 1.5 लाख हमने वेव ऑफ कर दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने वेव ऑफ कर दिया है, और 1/4 50,000 के बदले हम लोग इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो एंट्री लिख दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैलकुलेशन शो कर दो, 5 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, 4 साल का डिविडेंड कितना हो जाएगा 2 लाख, उसका 1/4। ठीक है, तो 1/4 अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000। नरेशन लिख दो, अर्लियर प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्लियर प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्लियर प्रेफरेंस डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ, अर्लियर प्रेफरेंस डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ 3/4, अर्लियर प्रेफरेंस डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ 3/4 waived, to the extent of 3/4 waived, and balance 1/4, balance 1/4 settled, balance 1/4 settled by issue of 50,000 equity shares, by issue of 50,000 equity shares at the rate ₹1 each, at the rate ₹1 each। ठीक है, डन। तो 2 पॉइंट कंप्लीट। थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को पेमेंट करना है कैश में। थर्ड पॉइंट करने से पहले फोर्थ पॉइंट का एंट्री होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश है ही नहीं। अगर एग्जाम में हमने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया और पहले थर्ड पॉइंट का एंट्री कर दिया फोर्थ के पहले, तो इस पे भी मार्क डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? हर क्वेश्चन का डाउट आज सॉल्व कर जाएगा। ध्यान देते रहो खाली क्लास, फोटा लो, सबका उपाय करना पड़ेगा, दिवाली आ रहा है, ध्यान देते हैं। सो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 24,000 है, उसको पेमेंट करने के लिए तो कैश चाहिए, कैश है ही नहीं हमारे पास, तो पहले पॉइंट नंबर 4 का एंट्री करके कैश लाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, 60,000 का इन्वेस्टमेंट को कितना में सेल किया 1 लाख में, तो पैसा कितना आ रहा है 1 लाख, पैसा कितना आ रहा है 1 लाख रुपए, सेल प्रोसीड्स। ठीक है, तो पैसा आ रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। 60,000 का इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 लाख में सेल किया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट बेच दी, एसेट खत्म, तो बुक वैल्यू पे एसेट को क्रेडिट कर दो 60,000, और जब जब इस चैप्टर में गेन होगा तब तब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। टू कैपिटल रिडक्शन 40,000,
नरेशन लिख दो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, investment sold and profit on sale of investments transferred to capital reduction, investment sold and profit on sale of investment transferred to capital reduction, transferred to capital reduction. क्लियर? अब हमारे पास कैश आ चुका है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 का एंट्री कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में बोला है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो कि एक लाइबिलिटी है। चेक करो ये रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है कि अनरिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होता तो एंट्री क्या बनता? कैपिटल रिडक्शन टू कैश, वेव ऑफ नहीं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सपोज अनरिकॉर्डेड एसेट सेल हो रहा है, रिकॉर्डेड एसेट सेल होता है तो एंट्री क्या होता है? बैंक टू एसेट। अनरिकॉर्डेड सेल होगा तो बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। समझ में आ रहा है? कोई एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट सेल हो रहा है, क्लियर? मान लो कि हम लोग ऐसे छत पे बैठे हुए हैं और अचानक से ऊपर से चिड़िया ऐसे नोट का गड्डी ऐसे को लेके उड़ रहा था, पता नहीं कहाँ से, 500 का 100 पीस नोट था, सब हमारे ऊपर गिर गया, अचानक गेन हो गया, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। समझ में आ रहा है? उसके वो छूट गया उसके चोट से, वो क्लियर? समझ में आ रहा है? ऐसे सोचना पड़ेगा तुमको, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। सबसे आसान चीज क्या है दुनिया में? जर्नल एंट्री। क्लियर? डन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी को पेमेंट कर दे रहे हैं, लाइबिलिटी को खत्म, तो लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। कर दो एंट्री एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसको रिकॉर्ड करते समय, दुनिया में लाते समय, जन्म देते समय हमने इसको क्रेडिट किया था, आज इसको मार के खत्म कर देना, सल्टा देना, उड़ा देना है, इसको उड़ाने के लिए इसको डेबिट कर देंगे। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दो, क्योंकि कैश बोला है ना, या फिर बैंक भी लिख सकते हो, बैंक पहला बैंक से किया था ना, ठीक है। कैश बैंक एक ही चीज है, तो जिसको फॉलो करें। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसमें देखो कुछ गेन लॉस मतलब नहीं है, ऐसा हो सकता है कि गेन हो जाए। हम लोग 24 का लाइबिलिटी में 20 ही पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है आगे चल के समय। यहाँ पे नहीं बोला है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा कितना पेमेंट कर देंगे? 24,000। नरेशन लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड ऑफ, 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 एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड ऑफ। पहला 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट में एक बार चेक कर लो क्या लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करना है क्या? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है ना, एक लाइबिलिटी जैसा है। लाइबिलिटी हमको क्रिएट करना है। फिर बोला होगा कि प्लांट का वैल्यू 78,000 हो गया, फिर बीच में बोला होगा गुडविल राइट ऑफ करना है, डेफर्ड एडवर्टाइजिंग राइट ऑफ करना है, ये सब बोला है। तो ये सब के लिए हमको ये प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट कहाँ पे? कैपिटल रिडक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में जहां जहां कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है उसको प्लस, और जहां जहां डेबिट हुआ है माइनस। कैलकुलेटर जहां जहां कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है प्लस, पहले सारा क्रेडिट जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, डेबिट माइनस मत करना, क्रेडिट जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। 7,95,000 आ रहा है। ये 7,95,000 क्या है? दिस इज सोर्स ऑफ कैपिटल रिडक्शन। कहाँ से हमने कितना सैक्रिफाइस लेके कितना गेन जमा किया है। तो देखो नीचे आंसर में एक टोटल सोर्स भी दिया है ना बुक में, 7,90,000
5000 है कि नहीं, वो सोर्स है। यहाँ से हमने कैपिटल रिडक्शन अक्यूमुलेट किया, गेन अक्यूमुलेट किया है। मुझे 50,000 माइनस कर दो, 7,45,000। तो हमारे पास फाइनली कितना गेन बचा, 7,45,000। और उसका क्रेडिट बैलेंस है, उसको यूटिलाइज कर लेंगे, उसको खत्म कर देंगे, गेन को यूटिलाइज कर लेंगे, कुछ एक्सेस बच जाएगा तो कैपिटल रिजर्व में भी डाल देंगे। क्लियर। कैपिटल रिडक्शन में कितना नेट बैलेंस आ रहा है, 7,45,000। ग्रॉस कितना आया था, 7,95,000। 7,95,000 में 50,000 का डेबिट वाला आइटम माइनस करने पे 7,45,000 का क्रेडिट बैलेंस है, उसको यूटिलाइज करके खत्म कर देना है। तो लिख दो एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिडक्शन में जो फाइनल बैलेंस है उसको यूटिलाइज कर लेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 7,45,000। 7,45,000, 7,45,000 का क्रेडिट बैलेंस था, उसको यूटिलाइज कर लेंगे। यूटिलाइज कर लेंगे तो खत्म कर देंगे, खत्म करने के डेबिट। सबसे पहले देखो बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करने। प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस, कोई भी प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस। तो जब प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करेंगे तो जर्नल में प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट किससे बनता है, प्रॉफिट से। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना अमाउंट है, 9,000 क्रेडिट कर दिए। इसके बाद बोला है गुडविल एंड डेफर्ड एडवर्टाइजिंग, नहीं बोला है स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, फिर भी उसको राइट ऑफ करना है, चाहे बोले चाहे ना बोले, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो तुम गुडविल को उड़ा दो। कितना है गुडविल, 1,22,000। सम में अगर नहीं बोलता तो भी कर देते। और देखो स्पेसिफिकली पेटेंट बोला है, इस सम में बोला है इसलिए कर रहे हैं, नहीं बोलता तो नहीं करते। बट गुडविल को चाहे बोले चाहे ना बोले राइट ऑफ कर देते। टू पेटेंट्स कितना, 38,000। क्यों ये सब राइट ऑफ कर रहे हैं, ये सब कोर वैल्यूड एसेट था। कंपनी चालू बन रहा था, ये सब फालतू का एसेट दिखा रखा था। उससे पूछा कि ये सब एसेट कहाँ है, बोला ऐसे ही पर दिखा के रखे। ठीक है, तो ओवर वैल्यूड एसेट है ये सब, सही वैल्यू पे लाने के लिए सबको राइट ऑफ कर रहे हैं। और क्या आएगा इसमें, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट कितना है, 4,50,000। इसके बाद टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट कितना है, 4,50,000। देखो इसके बारे में नहीं बोला है, फिर भी राइट ऑफ। फिक्टिशियस एसेट है। टू डिफर्ड एडवर्टाइजिंग, ₹1,00,000, ये सब कर दिए। लास्ट पॉइंट में लिखा है प्लांट इज वैल्यूड एट 78,000। तुम देखो प्लांट का वैल्यू 1,00,000 से 78,000 हो गया, तो प्लांट का वैल्यू कम हो गया, तो प्लांट को क्रेडिट कर देंगे 22,000 से। और कुछ है नहीं। इसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, 4,000। तो हम देख पा रहे हैं डेबिट में से सारा क्रेडिट माइनस करने के बाद 4,000 बच रहा है, और जो 4,000 रुपया है वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व। ₹4,000 टू कैपिटल रिजर्व 4,000। नरेशन लिख दो। लिखो बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज्ड, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ, यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ, टू राइट ऑफ fictitious assets, fictitious assets and other overvalued assets, and other overvalued assets, and other overvalued assets, and remaining balance, remaining balance
remaining balance transferred to capital reserve, and remaining balance transferred to capital reserve, and remaining balance transferred to capital reserve. क्लियर? तो ये जर्नल में बोला गया था, सम्स कंप्लीट हो गया.